जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोगों का टॉपिक मशीन स्टार्ट हो रहा है और मशीन हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक होगा ट्रांसफार्मर जो कि मशीन नहीं है और दूसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से। इसके लिए आपको बेसिक जो ज़रूरत है जानने की वो आपको केवीएल केसीएल आना चाहिए, पहली बात। एसी सिंगल फेज थ्री फेज ये आना चाहिए और साथ में आपको मैग्नेटिक सर्किट जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये इतनी चीज़ें आती हैं, आर एल और सी का बिहेवियर एसी के साथ कैसा होता है ये आपको आता है, तो चीज़ें या ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी आगे के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार जा कर के उनको देखिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है, पहली बात ये ध्यान रखिए, इट इज ए डिवाइस। ये मशीन नहीं है, ये डिवाइस है विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर कर रही है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। देखिए, दो चीजें ध्यान में रखिएगा, एनर्जी एक होता है और एक होता है पावर। पावर का मतलब हिंदी में शक्ति कहेंगे और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। पावर और एनर्जी में अंतर यह है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जाएगी तो हम पावर की बात करेंगे, जब टाइम बहुत ही स्मॉल है या टाइम हमें नहीं पता है। लेकिन जब हम टाइम को भी कंसीडर कर लेंगे, जैसे कहेंगे 24 घंटे में कितनी पावर ट्रांसफर हुई, तो जब हम 24 घंटे में टोटल पावर ट्रांसफर निकालेंगे तो वो किसको बताएगा, एनर्जी को बताएगा। तो एनर्जी कुछ नहीं होता, पावर इनटू टाइम होता है। ठीक, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर के लिए मीडियम के रूप में मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट में बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण यह है कि उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हम एनर्जी ट्रांसफर के मीडियम के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट का या मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, तो जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर एक साइड में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है तो दूसरी साइड में भी उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वही फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये ट्रांसफर करता है, खाली ट्रांसफर करने का ये मतलब है कि बीच में ये मीडिएटर की की तरह कार्य करता है। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। ये जो अपना पार्ट या अपना एक तरीके से कहिए, अगर कोई डिवाइस एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो कुछ ना कुछ लॉसेज होंगी। ठीक, वो लॉसेज डिपेंड करेंगी कि मशीन कैसी है। अब यहां पर आपने ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये डिवाइस है, डिवाइस इसी वजह से है क्योंकि यहां पर एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता। कन्वर्जन का मतलब एनर्जी अगर एक फॉर्म में है तो वो उसी फॉर्म में रहती है, दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी क्या है, ये क्या है, एनर्जी है। अब उसको जो माइक है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है, फिर उसके बाद ऑडियो के रूप में आपको दूसरी जगह सुनाई पड़ रहा है। तो ये माइक क्या है, एक मशीन या डिवाइस है। अब अगर यहां पर एक रोटेशनल पार्ट होता,
जैसे आपका जनरेटर या मोटर होता है, जनरेटर में क्या होता है, रोटेशनल पार्ट होता है, मोटर में क्या है, रोटेशनल पार्ट है। इस रोटेशनल के कारण ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती, तो आप क्या बताएंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रोटेशनल पार्ट। ये याद रखिएगा, अगर हमारे पास रोटेशनल पार्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जब हम मशीन में पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे। ये डिवाइस है, मशीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है। मीडियम के, अच्छा यहाँ पर लिख लीजिएगा, मीडियम के रूप में ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर मीडियम के रूप में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों नहीं रखे या इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं रखे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कम स्पेस में बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से हम इसको कन्वर्जन मीडियम के रूप में रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्किंग प्रिंसिपल। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह डिवाइस काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं। ये एक कॉइल है, हमने इसमें वाइंडिंग की है, वाइंडिंग का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, और यहां पर एक टाइम वेरिंग सोर्स लगा दिया, एक ऐसा सोर्स जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक, ठीक इसके बगल में हमने दूसरी कॉइल रखी है, इस पर भी वाइंडिंग की है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ये है N2। यहां पर हमने वोल्ट मीटर लगाया है, ये वोल्ट मीटर है जो गोले के अंदर भी लिखा है। ठीक, ये वोल्ट मीटर है। ठीक, देखिए होता क्या है, केवल चीजों को पहले समझिएगा, उसके बाद अगर नोट करना हो तो नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिए चीजें। हमने एक कॉइल के ऊपर वाइंडिंग की, वायर की वाइंडिंग इस वजह से की ताकि नंबर ऑफ टर्न्स मिले। अगर आपने वाइंडिंग नहीं की, खाली एक बार लपेटा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 1 ले लीजिएगा। ठीक, समझिए पहले चीजों को। हमने एक सोर्स लगाया जिसका नेचर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो टाइम वेरिंग सोर्स दो टाइप का होगा, या तो एसी होगा, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, जिसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हम हमेशा कंसीडर करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर डीसी है तो उसके साथ एक स्विच लगा देंगे। डीसी का मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो उसके साथ स्विच लगा देंगे। स्विच का काम क्या रहेगा, ऑन ऑफ करता रहेगा ये। तो जैसे ही ऑन ऑफ करेगा तो सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो करंट भी चेंज हो जाएगी। कहने का ये मतलब है कि टाइम वेरिंग होना चाहिए, टाइम के साथ क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए। डीसी को टाइम वेरिंग बनाने के लिए हमने स्विच का इस्तेमाल किया। ये स्विच इतना फास्ट है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक स्विच आप जिसे कहते हैं, बीजेटी एफईटी के रूप में इसका इस्तेमाल
एज ए स्विच के रूप में करेंगे या मॉसफेट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने टाइम वेरिंग सोर्स दिया, यहां पर सर्किट क्लोज है, तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो भी टाइम वेरिंग फ्लो होगी। टीवी का मतलब टाइम वेरिंग करंट। अब ध्यान से देखिए, अगर करंट को नंबर ऑफ टर्न्स मिले तो क्या जनरेट होगा, एमएमएफ। मैग्नेटिक सर्किट में आप पहुंच जाइए, हमने यही बताया था कि जब भी करंट को नंबर ऑफ टर्न्स मिलेगा हमेशा क्या जनरेट होगा, एमएमएफ। करंट कब जनरेट होगी, जब ईएमएफ लगाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सर्किट क्लोज होगा, तब करंट डेवलप होगी। सिमिलरली एमएमएफ डेवलप हो गया तो क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं इस फ्लक्स के नेचर की बात करूं तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर इस एमएमएफ पर डिपेंड करेगा, और एमएमएफ का नेचर इस एन इंटू आई पर डिपेंड करेगा। एन तो किसी भी वायर में फिक्स हो गए टर्न, वो तो बदल नहीं रहे हैं, तो बदल कौन रहा, आई, और आई का नेचर क्या है, टाइम वेरिंग। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ये भी नेचर में क्या है, टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये साइनोसॉइडल है इसी सोर्स, करंट भी साइनोसॉइडल होगी, उस करंट से जो एमएमएफ डेवलप हुआ वो भी साइनोसॉइडल होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी साइनोसॉइडल होगा। अब यहां पर आता है फैराडेला। फैराडेला क्या कहता है, फैराडेला ये कहता है कि व्हेन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड links with number of turns या कंडक्टर, इट जनरेट्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहां पर डेवलप हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। वन मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट कॉइल की बात की जा रही है, अभी हम इस कॉइल में नहीं पहुंचे। तो यहां पर आई की वजह से एमएमएफ डेवलप हुआ, और एमएमएफ की वजह से फ्लक्स डेवलप हुआ। ये फ्लक्स लाइंस हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। फ्लक्स लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती, ये आपको बता रखे हैं। कुछ फ्लक्स लाइंस इस कॉइल को भी कट करेंगे। तो अगर कॉइल का अपना एमएमएफ, अपना फ्लक्स सेम कॉइल के साथ लिंक करके ईएमएफ डेवलप कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ इंडक्शन। और अगर यही फ्लक्स इसके साथ लिंक किया तो यहां पर जो ईएमएफ डेवलप हुआ फैराडे लॉ से क्या हो जाएगा, -N1 डी फाई बाई डी टी। फाई 1 लिख लिए क्योंकि फर्स्ट क्वाइल का है, और यहां पर जो ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा E2 -N N2 डी फाई 1 बाई डी टी। इस ईएमएफ और इस ईएमएफ में अंतर यह है कि N1 और N2 अलग अलग हैं, बस एक ही फ्लक्स इसके साथ भी लिंक कर रहा है और इसके साथ भी लिंक कर रहा है। तो यहां पर भी क्या हो गया, फैराडे लॉ से ईएमएफ जनरेट हो गया जिसको हम नाम दिए E2। E2 और E1 के साइन अगर आप डिनोट करेंगे तो वो एक ही डिनोट कीजिएगा। अगर प्लस माइनस इधर है तो प्लस माइनस इसका भी इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही फ्लक्स से जनरेट हुए हैं। तो फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है कि व्हेन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्स विद ए कंडक्टर इट जनरेट्स इट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन इट। यहां पर ईएमएफ जनरेट हो गया। और फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, जिसको आप लेंज लॉ कहते हैं, वो ये कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसी को अपोज करेगा जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है। ये प्रोड्यूस किससे हुआ, फ्लक्स से, और फ्लक्स किससे प्रोड्यूस हुआ, एमएमएफ से। एमएमएफ किससे प्रोड्यूस हुआ, करंट से, और करंट किससे प्रोड्यूस हुई, इस वोल्टेज से। तो करंट करंट को अपोज करेगी,
फ्लक्स फ्लक्स को अपोज करेगा, वोल्टेज वोल्टेज को अपोज करेगा। तो ये वाला जो वोल्टेज है वो इस सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मैं इसको V1 नाम दूं तो V1 और E1 ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज कब करते हैं, जब एक ही पोलरिटी आपस में प्लस प्लस अगर जोड़ देंगे तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। इस वजह से अगर मैं इसका प्लस माइनस यहां पर लगाया तो इसका भी प्लस माइनस ये लगा। अगर यहां पर आपने माइनस प्लस लिखा तो यहां पर भी माइनस प्लस। तो अगर क्वाइल का फ्लक्स उसी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस करे तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। और अगर एक क्वाइल का फ्लक्स दूसरे क्वाइल के साथ लिंक करे और उसके बाद ईएमएफ जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो टाइप का होगा, एक सेल्फ और दूसरा म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल में क्या कह रहा है, एक का नंबर ऑफ टर्न्स है और दूसरे का फ्लक्स है। ये माइनस साइन यहां पर इस वजह से लगाए क्योंकि लेंजला क्या कहता है कि जो फ्लक्स ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो उसी को अपोज करेगा जिससे प्रोड्यूस हुआ है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा व्हेन टाइम वेरिंग फ्लक्स लिंक्स विद टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्स विद कंडक्टर या नंबर ऑफ टर्न्स। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि इफेक्ट अपोजेज इट्स कॉज। सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड विल अपोज इट्स कॉज। जो ईएमएफ है वो अपने जिससे प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा। तो क्वांटिटी कभी भी सेम लेवल की अपोज करती हैं। कभी भी वोल्टेज करंट से नहीं लड़ाई करेगा, वोल्टेज वोल्टेज के रूप में अपोज करेगा, करंट करंट के रूप में अपोज करेगी, फ्लक्स फ्लक्स के रूप में अपोज करेगा। ठीक, इस वजह से माइनस साइन लगा है। तो इधर वाले क्वाइल में इस क्वाइल और इस क्वाइल के ईएमएफ में क्या अंतर है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड का अंतर है कि N1 और N2 अगर अलग अलग हैं तो यहां पर ईएमएफ कुछ दूसरा होगा, यहां पर कुछ दूसरा होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये कितने पास पास रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स इसके साथ लिंक करे तो अगर इसके साथ मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा तो यहां पर ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात होगी। सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ठीक वैसे ही हैं। अगर आप अपने से प्रेरणा लेकर के कुछ आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। बस इतना सा मतलब है समझने का लेमैन की लैंग्वेज में। आप अपने को खुद से मोटिवेट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और अगर आप किसी दूसरे को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, किसी दूसरे की जीवन की घटनाओं से आपको प्रेरणा मिल रही है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब देखिए सेल्फ म्यूचुअल, सेल्फ इंडक्शन से सेल्फ इंडक्टेंस बना। सेल्फ इंडक्शन से सेल्फ इंडक्शन से सेल्फ इंडक्टेंस बना। सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं L से, और सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन ऐसे भी करते हैं।
सेल्फ इंडक्टेंस के कारण ही वहां पर इंडक्शन जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो अगर मैं यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड मान लूं तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा? ईएमएफ जनरेटेड के इक्वल, विद माइनस साइन। माइनस क्यों? क्योंकि ये अपोज करता है। ठीक, तो सेल्फ इंडक्टेंस वो है, मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में जब एसी पढ़ाते थे, इंडक्टेंस के कारण ही वायर में आपको करंट सडनली चेंज नहीं होती। अगर इंडक्टेंस कहीं ज्यादा है तो इसका मतलब ये हमेशा करंट चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक, तो याद रखिए सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। ये भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताए हैं। हेनरी को रिस्पेक्ट देते हुए एच, कैपिटल एच से लिखिएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो किसी भी क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है यदि उस क्वाइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड हो। ये सेल्फ इंडक्टेंस की यहां से डिफिनीशन निकाल लीजिए। क्या होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी क्वाइल इज इक्वल टू EMF generated in that coil if rate of change of current in that coil is 1 एम्पियर पर सेकंड। अगर किसी क्वाइल में करंट के रेट को चेंज होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकंड हो तो उस क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब ये किसी दूसरे से, ये क्वाइल थी एक, ये दूसरी क्वाइल थी, यहां पर टाइम वेरिंग दिए थे और यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। पहले सर्किट में मैंने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया था। वोल्ट मीटर सिर्फ इस वजह से लगाया था कि अगर यहां पर करंट तभी फ्लो होगी, I2 की वैल्यू तभी फ्लो होगी जब ये सर्किट क्लोज हो। तो सर्किट क्लोज करने के लिए हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए यहां पर वोल्ट मीटर लगाया था। ठीक, बात समझ में आ गई? और कुछ कारण नहीं था। अब ध्यान से देखिए, इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक करके क्या कर रहा है? यहां पर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। तो जो E2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? M di1/dt। इनके बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस M, म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। और अगर यहीं का सेल्फ लूं, सेल्फ कैसे आएगा? जैसे ही यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो हुई, हमने सर्किट क्लोज किया तो अब जैसे ही करंट फ्लो हुई तो यहां पर वैसे ही सीक्वेंस लगाइए। करंट फ्लो हुई, नंबर ऑफ टर्न्स N2I2 से एमएमएफ मिला, एमएमएफ से फ्लक्स मिलेगा और ये फ्लक्स अपने खुद के टर्न के साथ क्या करेगा? लिंक करेगा। तो ये सेकंड क्वाइल का ईएमएफ मिल जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक, तो E2 की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है जब भी हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम खुद सर्किट के पैरामीटर की ही बात करेंगे, उसी सर्किट की जिसके सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, दूसरे पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब म्यूचुअल की बात करेंगे तो एक जगह का इंडक्टेंस होगा और दूसरे जगह की करंट होगी। इसी वजह से यहां पर M di1/dt लिखा है, माइनस साइन जरूर रहेगा लेंज लॉ के कारण। ठीक, अब देखिए इनके ये क्वाइल जितना पास पास रहेंगी, मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट में एक टर्म बताया था लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स वो होता है, सिंपल सी बात ये है कि लीकेज फ्लक्स ये वो है
वो फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपके पाथ को, जो आपके डिजायर्ड पाथ को फॉलो ना करे। आपका पर्पज क्या था कि यहां से यहां पर फ्लक्स को लिंक कराना ताकि यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो। तो जो फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं करेगा वो इसके साथ केवल लिंक करेगा या एयर में लिंक करेगा, एयर में जो है फ्लो होगा, तो दैट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स वो होता है जो आपके पाथ को, आपके डिजायर्ड को फॉलो ना करे। हमारा मेन पर्पस था कि यहां का फ्लक्स यहां के साथ लिंक करे। अगर 100% लिंक कर गया तो इसका मतलब कि इनके बीच में कपलिंग अच्छी है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कपलिंग। और इसको एक कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं और उस कोफिशिएंट की वैल्यू होती है m/√L1L2। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए 100% तो फ्लक्स लिंक करेगा नहीं, कुछ ना कुछ यहीं पर लिंक करेगा। जो यहां पर लिंक करेगा उसको बोलेंगे लीकेज फ्लक्स, और फ्लक्स के कारण क्या आएगा? इंडक्टेंस आएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा लीकेज फ्लक्स को डिनोट करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमेशा ये बताएगा कि यहां का कितना फ्लक्स यहां पर लिंक कर रहा। अगर इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर, जिस दिन 1 बन जाएगी इस समय हम ये वो कहेंगे कि 100% फ्लक्स एक क्वाइल का दूसरी क्वाइल के साथ लिंक कर रहा है। अगर 0.8 है इसका मतलब कि 80% मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस यहाँ की इसके साथ लिंक कर रही हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम चाहते हैं कि लीकेज कम से कम हो, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से निकलने वाला पूरा का पूरा फ्लक्स इसके साथ लिंक करे। तो हम क्या करेंगे? इनके बीच में जो रिलक्टेंस है उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और रिलक्टेंस कम करने का तरीका मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक सर्किट जब पढ़ाया था, और उसमें यह बताया था कि रिलक्टेंस कम कैसे होगी। रिलक्टेंस की वैल्यू क्या है? 1/μL/A। और म्यू की वैल्यू मैंने बताई थी μ0 इंटू μr, यही बताया था। तो अगर रिलेटिव परमिबिलिटी आपने ज्यादा कर दी तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। इसके बीच में है एयर, तो आप ऐसा मटेरियल रख दीजिए इसके बीच में कि जो क्या करे? एयर से ज्यादा जिसकी परमिबिलिटी हो। और ऐसा मटेरियल मैंने आपको बताया था कि बेस्ट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बता रखा है। तो इनके बीच में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे जिसकी वजह से यहां से निकलने वाली फ्लक्स लाइंस मैक्सिमम इसके साथ लिंक करेंगी। 100% फिर भी नहीं होगी, क्योंकि 100% इफिशियंसी इज नाइदर रिक्वायर्ड नॉर इट कैन बी अचीव्ड। कोई चीज 100% नहीं हो सकती। ठीक, बात समझ में आ गई? तो कहने का ये मतलब है कि अगर इसके बीच में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पर्पज क्या था? ताकि फ्लक्स आसानी से यहां से जाकर के इसके साथ लिंक कर सके। हम उसको एक लो रिलक्टेंस का पाथ दे रहे हैं। किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक। अब यहीं से इन्वेंशन होता है ट्रांसफार्मर। ये एक कोर है, कोर मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये है प्राइमरी वाइंडिंग इसकी, ये है सेकेंडरी। यहां से निकलने वाला फ्लक्स ऐसे इसके साथ लिंक करेगा। जो यहां पर रह जाएगा दैट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। हम चाहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स इसके साथ लिंक करे, इसी वजह से हमने मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ इसको दिया। तो इस कोर का पर्पज क्या है? इसको बोलते हैं कोर। इस कोर का पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड
मिनिमम रिलक्टेंस पाथ टू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करना, ये पहला पर्पज है जो कि मेन पर्पज है। और दूसरा, वाइंडिंग्स को कैरी करना। वाइंडिंग्स पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में WDGS लिख रहा हूं। वाइंडिंग्स होल्ड करना, कैरी करना, टू होल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। बिल्कुल वही सेल्फ वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पर एक टाइम वेरिंग फील्ड लगाया और यहाँ पर करंट लगा दिया, वो सॉरी करंट फ्लो हो गई। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगा E1। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 डी phi1 बाई dt। यहाँ पर phi1 इसके साथ लिंक किया N2, यहाँ पर EMF जनरेट हो गया E2 इज इक्वल टू माइनस N2, ये हो जाएगा माइनस N2 डी phi2 बाई dt, सॉरी phi1 बाई dt। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस साइन केवल क्या इंडिकेट कर रहा है, पोलैरिटी को, डायरेक्शन को, और मैग्नीट्यूड को हमेशा याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे, मॉड वैल्यू। ठीक, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये EMF इस वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। एक ही फ्लक्स से दोनों EMF जनरेट हुए हैं, इसलिए दोनों EMF की पोलैरिटी सेम होगी। अगर आपने यहां पर प्लस माइनस लगाया तो यहां पर भी प्लस माइनस ऐसे ही लगेगा। ठीक, करंट फ्लो हो जाएगी तब जब यहां पर क्लोज सर्किट रहेगा, लोड लगाओगे आप। अगर लोड नहीं लगाया है तो यहां पर करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए कोर के बारे में जान लेते हैं। कोर के बारे में जो पहली चीज है वो ये है, अच्छा आपको ये बता दें, म्यूचुअल इंडक्टेंस M की भी यूनिट हेनरी है और सेल्फ इंडक्टेंस L की भी यूनिट हेनरी है। ठीक है, इंडक्टेंस की सभी की यूनिट हेनरी है। कोर का मतलब ये तो हमने बता दिया आपको कि यहां पर एक ऐसा मटेरियल होगा जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी एयर से बहुत ज्यादा होगी, और वो मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमने ये भी आपको बता दिया कि अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में या फर्स्ट कॉइल में अगर आपने DC दिया, तो केवल DC अगर आप लगाएंगे तो आपने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में BH कर्व, कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो अगर आपने खाली DC दिया, स्विच नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन आने के बाद लॉसेज होंगी, और सबसे बड़ी बात कि E इज इक्वल टू क्या होता है, N d phi बाई dt। अगर आपने DC दिया तो ना तो MMF टाइम के साथ चेंज होगा, ना फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, तो EMF इंड्यूस्ड होगा ही नहीं, और वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जैसे ही EMF जीरो हुआ, वोल्टेज को अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा। और जब ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसी वजह से ट्रांसफार्मर के इनपुट में DC सप्लाई नहीं देते, दो कारण से। एक तो कोर सैचुरेट कर जाएगी, कोर सैचुरेशन के बाद हीटिंग ज़्यादा होगी। ठीक, दूसरी बात कि ट्रांसफार्मर में EMF इंड्यूस जो वाइंडिंग में होगा वो जीरो हो जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अगर मैंने V1 दिया, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पर E1 जनरेट हुआ, ये है V1, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस E1 डिवाइडेड बाई वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R। अगर ये खत्म हो गया तो ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा प्राइमरी से। क्यों, क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। और जब बहुत ज़्यादा करंट आएगी तो करंट क्या करेगी, हीटिंग करके ट्रांसफार्मर को जला देगी, बर्न कर देगी। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट में कभी भी DC सप्लाई नहीं देते।
ट्रायल के रूप में अगर आपको देना है तो डीसी के साथ क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। लेकिन इतना तामझाम करने से अच्छा है कि डीसी दिया ही ना जाए। ठीक, तो चलिए, कोर क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 10,000 के आसपास होती है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं। और एयर की कितनी होती है, 1। तो एयर के कंपैरिजन में 1000 गुना ज़्यादा अच्छा मटेरियल है। 1000 गुना कम क्या करेगा, रिलक्टेंस प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो जैसे करंट है मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करती है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को, मिनिमम रिलक्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहां पर कोर के बीच, कोर के लिए कुछ स्पेशलिटीज हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या है। ये तो कंफर्म हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन एक मटेरियल का एक स्पेशल नाम है, वो याद रखिएगा, CRGO। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है सिलिकॉन स्टील। तो इसका क्या है, CRGO सिलिकॉन स्टील, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में। अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है तो हम किसका कोर बनाएंगे, फेराइट्स का। मैंने आपको बता रखा है मैग्नेटिक मटेरियल में हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए फेराइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या है, ये ध्यान में रखना है। CRGO का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील एज इट इज है। देखिए, रोलिंग का प्रोसेस आप समझते होंगे, रोलिंग की वजह से सीटें बनती हैं। जितनी पतली सीट बनाएंगे आप उतना ही ज़्यादा उस पर रोलर चलाएंगे। तो कोल्ड रोल्ड का मतलब ये होता है कि ये रोलिंग के प्रोसेस से बना है। और रोलिंग की प्रोसेस दो टाइप की होती है, एक हॉट टाइप, एक कोल्ड टाइप। तो यहाँ पर हमने कोल्ड टाइप का इस्तेमाल किया है, इस वर्ड का ये मतलब है। ग्रेन ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ग्रेन्स होती हैं, आप मटेरियल साइंस में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ग्रेन्स होती हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें मॉलिक्यूल्स, या ये कहिए कि अलाइनमेंट होता है प्रॉपर एटम्स का। लैटिस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेन। तो अगर मैं ग्रेन की डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करता हूं तो इसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 1000 लाख ऐसे पहुंच जाती है। तो ग्रेन ओरिएंटेड का क्या मतलब है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, इफ इट इज मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स, जिधर की तरफ ग्रेन्स लैटिस एटम्स पहले से अलाइंड हैं, उधर की तरफ अगर मैं इसको मैग्नेटाइज करता हूं उस डायरेक्शन में, तो इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाख की रेंज में होती है। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर हमने गलती से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया तो इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी उतनी नहीं मिलेगी जितना हम चाह रहे हैं। तो मटेरियल जब बनता है ना, तो इंडस्ट्री में जब भेजा जाता है ट्रांसफार्मर के लिए, तो वहां पर बताया जाता है कि आपको इस डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करना है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में गलती से मैग्नेटाइज हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी कम हो जाएगी। और रिलेटिव परमिबिलिटी ये बताती है रिलक्टेंस को। अगर आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटाइज करना है, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, अलग अलग तरीके से उसको मैग्नेटाइज करके टेस्टिंग करेंगे इंडस्ट्री में। ठीक, तो कंपनी में क्या होता है, जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोर की, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनकी R&D टीम बता देती है
कि हाँ इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटाइज करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इसी डायरेक्शन से ग्रेन के ओरिएंटेशन पर हुई है। अगर नहीं पता तो फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेंगे और देखेंगे कि जहां पर कम से कम एफर्ट लगा मैग्नेटाइज करने के लिए, जहां पर कम एफर्ट लगेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में आपका परमिबिलिटी हाई मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो कोल्ड रोल्ड का क्या मतलब है, ग्रेन ओरिएंटेड का क्या मतलब है। देखिए, स्टील तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक। अब सिलिकॉन का क्या मतलब है, सिलिकॉन का ये मतलब है, सिलिकॉन क्यों यूज किए, टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉसेस। ये लॉसेज क्या होती हैं, इसका हिंट हमने आपको मैग्नेटिक मटेरियल वाले चैप्टर में दिया था। पीएच कर्व का एरिया क्या बताता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस। इनको ये कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन, ठीक। जब हम इन लॉसेज को पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, तो वहां पर बता देंगे कि क्यों मिलाया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, रेशियो क्या होता है, वो सारा कुछ, ठीक। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये आपके पूछा जाता है कहाँ पर, एग्जाम में, ठीक। हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम CRGO सिलिकॉन स्टील का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, फेराइट्स का, ठीक। चलिए, अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कोर या वाइंडिंग, इन्हीं के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, इसी कोर के आधार पर या वाइंडिंग के आधार पर। एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप। एक तीसरा टाइप भी होता है बेरी टाइप, वो आपके काम का नहीं है। इसमें जो वाइंडिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, या इसी को बोलते हैं सिलिंड्रिकल वाइंडिंग। सेल टाइप में जो वाइंडिंग की जाती है इसको बोलते हैं सैंडविच या इंटरलीव्ड वाइंडिंग। क्या होती हैं वो देख लेते। इस हॉरिजॉन्टल पार्ट को बोलते हैं योक, YOKE, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं लिम्ब। तो यहां पर कितने योक हैं, कितने लिम्ब हैं, दो योक हैं, एक ऊपर एक नीचे, और दो लिम्ब हैं लेफ्ट और राइट। यहां पर कितने योक और कितने लिम्ब हैं, दो योक हैं और लिम्ब हैं तीन, ठीक। लिम्ब के दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड भी वाइंडिंग की जाती है। एक होगी प्राइमरी, दूसरी होगी सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी तो बाद की बात है।
जो कोर के पास वाइंडिंग होगी उसका स्ट्रक्चर एक तरफ एक दिखाइएगा और दूसरे का दूसरा। ये जो कोर के पास रखी मिलेगी आपको, ये वाली, ये होती है एलवी, फिर उसके ऊपर एचवी, फिर एलवी, ऐसे करके। कोर के पास हमेशा एलवी रखी जाती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। कोर के पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग रखने का क्या कारण है वो आपका जानना जरूरी है। उसका पहला कारण यह है कि इंसुलेशन मटेरियल वो कम से कम लगे। इट इज इजी टू इंसुलेट लो वोल्टेज वाइंडिंग फ्रॉम कोर। अगर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर के लिंब के पास रख देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें इंसुलेशन मटेरियल ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज के लिए इंसुलेशन मटेरियल ज़्यादा लगेगा, इसलिए एलवी को क्या करते हैं, एलवी को लिंब के पास रखते हैं ताकि इंसुलेशन मटेरियल कम से कम लगे। दूसरी बात, एलवी के ऊपर एचवी इंसुलेशन लगाकर रखा जाता है, आपस में शार्ट नहीं करते हैं। एलवी के बाद इंसुलेशन रखा होगा, फिर एचवी रखी होगी, फिर एलवी। तो इनको हाफ हाफ पोर्शन, हाफ इधर रखते हैं हाफ उधर। ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी कारण आपको जानना जरूरी है। इसका कारण यह है टू रिड्यूस लीकेज फ्लक्स। वाइंडिंग जितना पास होंगी लीकेज फ्लक्स उतना ही कम होगा। तो यहां पर दो कारण आपको ध्यान में रखना है, 2 पॉइंट। एलवी को लिंब के या कोर के पास इस वजह से रखते हैं ताकि इंसुलेशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम हो। एलवी और एचवी एक दूसरे से पास पास में इस वजह से रखे जाते हैं ताकि लीकेज फ्लक्स कम हो। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, बीच में है एलवी, उसके ऊपर एचवी है, फिर एलवी है, एचवी है। एलवी ऊपर और नीचे। यहां पर क्या है, दो चीजें यहां पर, 2 पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना है। पहला कि ऊपर और नीचे की जो एलवी होती हैं, अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट, हमेशा एलवी रखा जाएगा आपको। यहां भी वही कारण है, एलवी इस वजह से रखा जाएगा ताकि इंसुलेशन कम से कम लगे। दूसरी बात, जो ऊपर और नीचे की एलवी होती हैं उनका एरिया जो अंदर की एलवी होती है उससे जस्ट हाफ होता है। क्या रखते हैं उसको, हाफ, ताकि कंडक्टर मटेरियल कम से कम लगे। ठीक, और दूसरी बात, यहां पर देखिए, यहां पर वाइंडिंग आपको लिंब के, अगर 3 लिंब हैं तो यहां पर तीनों लिंब पर वाइंडिंग नहीं है, बीच वाले पर है। सैंडविच टाइप बना दिए, 2 एलवी के बीच में 1 एचवी रखना है। एलवी को सबसे बाहर इस वजह से रखना है ताकि इंसुलेशन मटेरियल कम से कम लगे। ठीक, इसमें और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी इधर से इधर आने में।
और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। तो शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ कहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर। अब हम कंपैरिजन शुरू करना है। पॉइंट हमने देख लिया, यहाँ पर 2 योक 2 लिंब, यहाँ पर 3 लिंब और 2 योक। ये किसका उदाहरण है? ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का उदाहरण है। और ये किसका है? पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का उदाहरण है। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट ठीक वैसे ही होता है जैसे पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। कैसे पहचानते हैं? जहाँ पर करंट डिवाइड हो, वोल्टेज सेम रहे, दैट सर्किट इज कॉल्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में क्या है कि यहाँ पर फ्लक्स डिवाइड होगा, फ्लक्स 2 पार्ट में बटेगा। तो जो सेंट्रल लिम्ब से फ्लक्स निकल रहा, वो एक फ्लक्स इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। ठीक, तो फ्लक्स का डिवीजन हो गया, तो पैरेलल का एग्जांपल है। यहां पर मेंटेनेंस इजी होती है, मेंटेनेंस एंड फॉल्ट लोकेट करना इजी है। तो जस्ट इसका उल्टा यहां हो जाएगा, यहां पर टफ है। एक चीज और यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर नेचुरल कूलिंग अच्छी होगी। क्यों? लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर। यहां पर क्या है? एक के ऊपर एक सैंडविच बना दिए हैं, तो नेचुरल कूलिंग यहां पर टफ है। ठीक। दूसरी बात देखिए, अगर वायर में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ये 2 वायर हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन एक ही है, तो इनके बीच में फोर्स लगता है अट्रैक्शन का। ये मैं जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा, डिराइव करूंगा पूरा। ठीक। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन का लगता है। दोनों वायर एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये आकर्षित करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाना। ये जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान से देखिए, सेल टाइप वाले में क्या था कि वाइंडिंग बीच में है और बाहर कोर का मटेरियल है। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा तो कभी भी वो वाइंडिंग ब्रेक करके कभी भी वाइंडिंग उस कोर के या उस मटेरियल के बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कोर टाइप में क्या है? मटेरियल अंदर है, वाइंडिंग बाहर है। अगर उनमें कभी भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो वाइंडिंग के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो सेल टाइप होता है वो बेटर प्रोटेक्शन देता है। तो ठीक इसका उल्टा यहां होगा, यहां पर प्रोटेक्शन लेस है, कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। सेल टाइप कॉम्पैक्ट या अच्छा प्रोटेक्शन देता है और ये कोर टाइप कम देता है। दूसरी बात, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल्स लॉन्गर पाथ और यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल्स शॉर्टर पाथ। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। इससे फर्क ये पड़ता है
कि यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होती है। मैग्नेटाइजिंग करंट वो होती है कोर को मैग्नेटाइज करने में लगा एफर्ट। कोर को मैग्नेटाइज करने में जो हम एफर्ट लगाते हैं, या कोर को मैग्नेटाइज होने के लिए ट्रांसफार्मर जो करंट ड्रा करता है सप्लाई से, दैट करंट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग करंट। तो जहां का पाथ शॉर्टर रहेगा वहां पर एफर्ट कम लगेगा, और जहां का पाथ लॉन्गर रहेगा वहां पर एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट को अगर कंपेयर किया जाए तो कोर टाइप में मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगी और सेल टाइप में मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी। ये अंतर सारे के सारे ये आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ भी रटना नहीं है। एक बार चीज़ें विजुअलाइज कर लीजिएगा और एक बार लेक्चर सुन लीजिएगा तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। पहले ही बता रखे हैं आपको, रिवीजन और प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको कोई ऐसी घुट्टी नहीं पिला दूंगा कि आप एक बार पढ़ेंगे और पूरा याद रहेगा और एग्जाम में जाकर के आप उल्टी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोशिश आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। मैं केवल एक मीडियम बनूंगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कोई डाउट हो तो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। T/F का मतलब ट्रांसफार्मर, और पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, हमने साइनोसॉइडल वोल्टेज प्राइमरी साइड दिया, इससे करंट फ्लो हुई और उस करंट से एमएमएफ आया, करंट आई, करंट से एमएमएफ आया, N × I, इससे फ्लक्स आया, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये साइनोसॉइडल है तो हम सारा कुछ आइडियल मानकर ही चल रहे हैं, आदर्शवादी स्थितियां कि ये भी साइनोसॉइडल होगा, ये भी साइनोसॉइडल होगा और फ्लक्स भी साइनोसॉइडल। तो वोल्टेज और फ्लक्स एक ही है, एक ही वेवफॉर्म दिखाए हैं। यहाँ पर है ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, इधर है ओमेगा टी, ठीक। फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, 90 डिग्री। ईएमएफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -N dφ/dt। अगर फ्लक्स की इक्वेशन को मैं इस रूप में लिखूं तो यहाँ पर N को N1 भी लिख सकते हैं, N2 भी लिख सकते हैं। मैंने 1 और 2 इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल देता हूँ, फिर अगर वन साइड का प्राइमरी साइड का निकालना होगा तो 1 लिख दूंगा, सेकेंडरी साइड का निकालना होगा तो 2 लिख दूंगा, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। d/dt फ्लक्स की वैल्यू रख दीजिए φm sin ओमेगा, तो E इज इक्वल टू -N φm, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू ओमेगा लगा दीजिएगा, -N φm ओमेगा। कॉस को लिख देते हैं साइन 90 - थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो N φm ओमेगा साइन ओमेगा टी -π/। ऐसा क्यों किए, अंदर क्यों ले गए, उसका कारण मैं बता दूं। जब किसी भी एसी क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है तो दोनों एक फॉर्म में रहनी चाहिए।
फॉर्म में रहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी पॉजिटिव है तो यहाँ पर ओमेगा टी निगेटिव अगर बन गया तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक, इस कारण से हमने ये किया। E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई ये और ये। इनको देख करके आपको लग रहा होगा कि फ्लक्स ईएमएफ से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है। बात समझ में आ गई? और लॉजिकल रूप से भी ये सही बात होती है। आप सोच कर देखिए कि पहले वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो पहले कौन फ्लो हुआ? करंट, सर्किट क्लोज के कारण। करंट के बाद कौन आया? एमएमएफ। एमएमएफ के बाद कौन आया? फ्लक्स। और फ्लक्स ने ही किसको किया? जनरेट किया, ईएमएफ इंड्यूस किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से क्या करेगा? लैग करेगा। करेगा नहीं करेगा? कितने डिग्री लैग करता है? 90 डिग्री। ये है ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, यहां से आप इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन लिख लीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स विद फ्लक्स बाय 90 डिग्री। इसी को दूसरी भाषा में लिख देते हैं कि इंड्यूस्ड फ्लक्स लीड्स विद इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय 90 डिग्री। फ्लक्स 90 डिग्री लीड कर रहा है, या ये कहिए कि ईएमएफ 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एन फाई एम ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख लिए 2 पाई एफ, मैक्सिमम वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम बाई √2, तो 2 पाई बाई √2 एन पाई एम एफ। ठीक, टू पाई बाई √2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। टू पाई बाई √2 की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.44 एफ पाई एम। केवल ट्रांसफार्मर नहीं, दुनिया में जितनी भी एसी मशीन्स हैं जिसमें हम इनपुट में एसी सप्लाई दे रहे हैं, उन सभी में जनरेटेड ईएमएफ यही होगा। तो जब हम इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, जनरेटेड ईएमएफ यही होगा। सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, जनरेटेड ईएमएफ यही होगा। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं प्राइमरी साइड का ईएमएफ निकालूं, E1 की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा? 4.44 एफ फाई एम N1। अगर मैं सेकेंडरी साइड का ईएमएफ निकालूं तो क्या लिखूंगा? 4.44 एफ फाई एम N2। मैंने आपको बता रखा है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं होता, और जब रोटेशनल पार्ट नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपने ट्रांसफार्मर डिजाइन कर दिया, बना दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो जाते हैं, ये भी फिक्स है। ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा? फ्लक्स पर। तो जब सब कुछ आपने फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स कर दिए,
जनरेटेड ईएमएफ आपके ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जब आप नेम प्लेट देखेंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज लिखा होता है, कुछ ऐसे लिखा होता है 11/440, 11 kV/440 वोल्ट, ऐसे। वो क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, वी, ई नहीं है। ठीक, वो हम आइडिया के रूप में मान लेते हैं कि ई और वी एक है, लेकिन वो जो लिखा होता है वो वी लिखा होता है, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब जब सब कुछ फिक्स हो गया तो बचा क्या? केवल फ्लक्स। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ईएमएफ आपने जब डिजाइन कर दिया तो ईएमएफ फिक्स हो जाता है, इसी वजह से फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, और इसी वजह से ट्रांसफार्मर को कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ट्रांसफार्मर में फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ऐसा नहीं कि टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, उसका मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। इसी एक्सप्रेशन से कुछ कंक्लूजन निकाल देते हैं। कंक्लूजन ये निकाल देंगे कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जहां के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहां पर ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस। ठीक, और अगर ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा तो वहां का वोल्टेज ज्यादा होगा, सीधी सी बात ये है। ठीक, तो इफ N2 is greater than N1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो ऐसे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर N2 लेस देन N1 है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज अप या डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर कांस्टेंट है। पावर क्या है? कांस्टेंट। पावर इन पावर आउट, तो V1 I1 V2 I2। जहां का वोल्टेज अप होगा वहां का करंट क्या होगी? कम होगी। इसी ईएमएफ इक्वेशन से एक कंक्लूजन और निकालते हैं। अगर मैं E/N कर देता हूं, ट्रांसफार्मर में ये तो कांस्टेंट है ही है, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो यहां पर लिख लीजिए कि ईएमएफ पर टर्न इज सेम या कांस्टेंट फॉर बोथ साइड। ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, वो सही बात है, लेकिन अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न देखा जाए तो चाहे प्राइमरी साइड से निकालें चाहे सेकेंडरी साइड से निकालें वो सेम होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा, अगर ईएमएफ टर्न पूछे कि अगर ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी साइड का 10 है तो सेकेंडरी साइड का क्या होगा, तो 10 ही होगा, उसको सॉल्व मत करने लगिएगा, क्योंकि ईएमएफ पर टर्न सेम होता है, ये हमने यहाँ से देख लिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अगर 10 वोल्ट जनरेट हुआ और नंबर ऑफ टर्न्स 10 हैं, तो सेकेंडरी साइड में अगर नंबर ऑफ टर्न्स 100 कर दिए जाएं तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि केवल ईएमएफ पूछा है या ईएमएफ पर टर्न पूछा, उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर का बिहेवियर देखेंगे नो लोड और फुल लोड पर, और फेजर डायग्राम देखेंगे। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आरएलसी सर्किट एसी में, ताकि फेजर डायग्राम बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।